बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कानपुर से पुलिस से परेशान युवक ने आत्महत्या की है और आत्महत्या के पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया। चौकी इंचार्ज द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही गई। युवक सब्जी बेचने का काम करता था, जिसे प्रशासनिक स्तर पर परेशान किया गया और इतना बड़ा कदम इस युवक ने उठाया और पूरी तरीके से जिम्मेदार चौकी इंचार्ज को माना है। लास्ट वीडियो चौकी इंचार्ज सत्येंद्र के खिलाफ मैं गवाही दे रहा हूँ सर। अगर मैं फांसी लगाता हूँ तो उसके जिम्मेदार सत्येंद्र चौकी इंचार्ज होंगे। मुझे डायरेक्टली छेड़ के परेशान कर रहे हैं। आज से समथिंग 1 से 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। और मुझसे बोलते हैं कि जो भी तुम करोगे कुछ मेरा उखाड़ नहीं पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ट्रांसफ़र करा पाओगे। मेरे छोटे वाले भाई ने फांसी लगा लिया। चौकी इंचार्ज और एक सिपाही है उनके, क्या नाम है, अजय सचिन, 2 लोग। ये 3 महीने करीब पहले सब्जी बेचते थे तो इनको परेशान करते थे। जब आना सब्जी बदल ही जाना, जब आना तो पैसे 2,500 मांगना। छोटा आदमी कैसे दे पाएगा। वो तंग हो के टेबलेट खा लिया, 2 पत्ते नींद के, कम से कम 1.5 महीने पहले खा लिया। तो वो लोग आए थे, फिर हम लोग आइलर ले गए, उसको बचा के लाए, समझे। तो ये हुआ कि चलो पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, ये वो समझा लेना गलती, तो हम लोग फिर भी मान गए। थाना सचिंडी में आज एक के रहने वाले एक छोटे फुटबॉल किसान ने ये सूचना दिया था कि उनका एक जो भाई है सुनील, जो कि सब्जी के ठेले वगैरह लगाता था, तो उसने आज रात में सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो तैयार किया था जिस पर उसने यह आरोप लगाया था कि जो शकरपुर चौकी इंचार्ज है सत्येंद्र यादव और कांस्टेबल अजय यादव की प्रताड़ना से ही प्रताड़ित होकर के उसने यह आत्महत्या किया हुआ है। मेरा पहला और लास्ट वीडियो। और इसी खबर पर संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, देखा जाए तो 2 महीने से लगातार परेशान करने का आरोप ये शख्स लगा रहा है, जो वीडियो सामने आया, और आत्महत्या का पूरी तरीके से जिम्मेदार चौकी इंचार्ज को बता रहा है। क्या मामला था? देखिए, ये जो युवक है ये चकरपुर सब्जी मंडी के पास ही अपने सब्जी की दुकान लगाता था, और ये जो चौकी इंचार्ज है सत्येंद्र यादव, ये सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज था। युवक का आरोप है कि आए दिन चौकी इंचार्ज उसको परेशान करता था, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, इससे पहले भी सत्येंद्र यादव पर कई बार आरोप लग चुका है कि वो चौकी इंचार्ज मंडी में सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, इन लोगों को परेशान किया करता था। ऐसे में उस पर सख्त कार्रवाई न होने के कारण इस तरीके के हादसे होते रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र लंबे समय से चौकी इंचार्ज था, उस पर कोई अधिकारियों का दबाव नहीं बन पाता था, जिसके कारण सत्येंद्र अपने क्षेत्र में मनमानी कर रहा था। लेकिन अब जानकारी मिल रही कि जब से युवक ने ये वीडियो वायरल किया और आत्महत्या की, उसके बाद अब सचिंडी पुलिस एक्शन में आई और सत्येंद्र के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। जी बिल्कुल। अमित, क्या कभी इस बात की शिकायत अन्य आला अधिकारियों से करने की कोशिश नहीं की इस शख्स ने? देखिए, ग्रामीण परिवेश है तो ग्रामीण परिवेश से अधिकारी अक्सर दूर रहे हैं, तो इस कारण क्षेत्रीय अधिकारियों तक सब्जी मंडी के जो व्यापारी है वो पहुंचते रहे, लेकिन क्षेत्राधिकारी भी कहीं ना कहीं ऐसे चौकी इंचार्जों की लापरवाही को नजरअंदाज कर देते थे और इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। जी, क्या अब किसी जिम्मेदार अधिकारी से अपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की इस मामले में? क्या कुछ इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई? देखिए, एसीपी पलकी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मामले की जांच चल रही, वीडियो की जांच चल रही है, और सत्येंद्र पर, जैसा कि मैंने बताया, कि मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्येंद्र यादव पर मुकदमा लिखा जा रहा है और उसका एक जो साथी सिपाही है उस पर भी मुकदमा लिखा जा रहा है। सचिंडी थाने में इस दरोगा के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी मौके पर क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा पहुंचे हैं, परिवार उससे मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद अब किस तरीके की आगे कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, ये बेहद मायने रखता है कि आखिर पुलिसिया जो टॉर्चर है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक शख्स ने अपनी जान दे दी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चौकी इंचार्ज सत्येंद्र के ऊपर ये आरोप लगाया है इस शख्स ने, जो सब्जी का ठेला लगाता था। फिलहाल लगातार 2 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था और अब पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार चौकी इंचार्ज को माना गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। और इसी बीच लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, नगर निगम के लेखा विभाग में फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आ रही है। मामले में सहायक लेखा अधिकारी को नोटिस थमाया गया है। काम किसी का और भुगतान किसी और को करना पड़ रहा है। तो गड़बड़ झोले की ये तस्वीर सामने आ रही है। शोभा कंस्ट्रक्शन, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का काम बताकर पेमेंट की गई। मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, और आपको बता दें जो अधिकारी हैं सहायक लेखा अयोध्या प्रसाद तिवारी का नाम सामने आ रहा है। नगर निगम के लेखा विभाग में ये फर्जीवाड़े की तस्वीर। हालांकि अधिकारी को नोटिस थमाया गया है। तो 10.08 लाख का चूना लगा है। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का काम बताकर वापस किया गया। मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी नंदराम कुरील को नोटिस थमाया गया है और अयोध्या प्रसाद तिवारी को भी नोटिस थमाया गया है। तो जो सूची दी गई थी आला अधिकारियों को, तो फिलहाल उस सूची में धांधली की गई। तो 10.08 लाख का चूना लगाया गया। फर्जीवाड़े की ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि अब जो लापरवाह अधिकारी हैं जो इस पूरी धांधली में शामिल थे, उन्हें नोटिस थमाया गया है। तो इस भुगतान को लेकर फिलहाल ये धांधली की तस्वीर सामने आ रही है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, एक बड़े फर्जीवाड़े की ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि जो अधिकारी हैं इन्हें नोटिस थमाया गया है। क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे काम किसी और का था और भुगतान किसी और को कर दिया। ये एक नया कारनामा जो है लखनऊ नगर निगम में देखने को मिला है, जहां पर फर्जीवाड़ा में लेखा अधिकारी जो है संलिप्तता पाई गई, जिन्हें जो है नोटिस दिया गया है। यानी कि बताया जाता है कि लखनऊ नगर निगम में काम को लेकर के भुगतान होना था। इस भुगतान में कहीं न कहीं किसी और का भुगतान होना था और उस किसी और का भुगतान कर दिया गया। यानी कि लगभग ये 10.8 लाख रुपए का भुगतान होना था और इस भुगतान को लेकर कहीं न कहीं अधिकारियों में मिली भगत थी और अधिकारियों को मिली भगत के कारण इस भुगतान को किसी दूसरी फर्म पे कर दिया गया। यानी कि शोभा कंस्ट्रक्शन को काम था और इसके साथ साथ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को काम बता करके उन्हें पैसा दे दिया गया। तो ये एक बड़ा जो फर्जीवाड़ा था वो सामने निकल के आया है। हालांकि इसको लेकर के जब जांच हुई तो उसमें नोटिस दी गई है, जहां पर नंदलाल कुरील है जो कि सहायक लेखा अधिकारी हैं और इसके साथ साथ अयोध्या प्रसाद तिवारी है। अयोध्या प्रसाद तिवारी को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से ये बड़ा खेल खेला गया है, कहीं ना कहीं एक दूसरे फर्म पर काम हो रहा था, जिस कंपनी ने काम किया था उस कंपनी को पैसा ना दे करके किसी दूसरी कंपनी को पैसा दिया गया, उस फर्म पे भुगतान कर दिया गया। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल के आया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब नोटिस थमाया गया है। आगे देखना होगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ किस तरीके की क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं।
और इसी बीच आपको बता दें, ललितपुर से अहम खबर सामने आ रही है। स्कूली छात्राओं ने निकाली है रैली। मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिहाज से ये रैली निकाली गई है। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिल रही है और लगातार रैली के जरिए अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। ललितपुर से ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर स्कूली छात्राओं ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। और इसी बीच मेरठ से आपको खबर बता दें, दिल्ली एक्सप्रेस पर दबंगों का कहर देखने को मिला। तो टोल के पैसे मांगने पर महिला पर गाड़ी चढ़ाई, दबंगई की हद पार करते हुए नजर आए। महिला की हालत अब बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाड़ी पर कोई भी फास्टैग नहीं था। महिला की हालत गंभीर और इसी के चलते दबंगों ने गाड़ी चढ़ा दी महिला पर। गाड़ी पर फिलहाल आपको बता दें, हालांकि ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। परतापुरा थाना क्षेत्र के काशिया टोल प्लाजा का ये मामला है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिले। दिल्ली एक्सप्रेस पर दबंगों का कहर। तो टोल के पैसे मांगना इस महिला को भारी पड़ गया और किस तरीके से ये शख्स महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, गंभीर हालत में जख्मी। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। महिला की हालत जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली एक्सप्रेस का ये मामला और ये तस्वीरें भी इस पूरे घटनाक्रम की सामने आई हैं। टोल के पैसे मांगना इस महिला को भारी पड़ गया। आप देखिए किस तरीके से ये शख्स तेजी के साथ गाड़ी चढ़ाता हुआ निकल जाता है और इस महिला की हालत काफी जख्मी बताई जा रही है, गंभीर हालत बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर बदायूं से सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बताते हैं, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक को तालिबानी सजा दी गई है। खंभे से बांधकर जमकर युवक की पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर। और चप्पलों की माला डालकर गाँव में भी उसे घुमाया गया है। तो चप्पलों की माला डालकर गाँव में भी घुमाया गया और युवक को तालिबानी सजा का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर युवक को तालिबानी सजा दी गई है और तालिबानी सजा दिए जाने का वीडियो भी वायरल हुआ। थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को तालिबानी सजा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जूतों का हार इस युवक को पहनाया गया और इसे पूरे गांव में घुमाया गया है। प्रेम प्रसंग के चलते इस युवक को ये सजा दिए जाने की बात सामने आई है। तो यहाँ खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रेम प्रसंग के चलते इस युवक को तालिबानी सजा दी गई है। आप देखिए पूरे गांव में इसका मुंह काला कर, इसे जूतों का हार पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते युवक को तालिबानी सजा दिए जाने की बात सामने आई। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक के साथ ये व्यवहार किया गया और तालिबानी सजा दिए जाने की बात सामने आई है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक के साथ ये व्यवहार किया गया। बदायूं से खबर सामने आई है।
जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक को तालिबानी सजा दी गई है। तो प्रेम प्रसंग के चलते युवक को तालिबानी सजा दी गई। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेश चौहान जुड़ चुके हैं। नितेश, प्रेम प्रसंग के चलते युवक को तालिबानी सजा दिए जाने की बात सामने आई है और उसके साथ जो व्यवहार किया गया वो वाकई शर्मनाक है। पूरे मामले में क्या एक्शन लिया गया है अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है थाना फैजियन भेटा क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर ताराचंद नाम का युवक जो है दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। मजदूरी के दौरान उससे जो है एक महिला जो थी शादीशुदा थी, उससे प्रेम प्रसंग हो गया था। हालांकि इस मामले में जब ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था तो उसके बाद तालिबानी सजा दी थी। पहले चप्पलों से पिटाई की, फिर खंबे से बांध के मारा और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि उसे पेशाब भी पिलाने का आरोप यहाँ पर लग रहा है ग्रामीणों पर। हालांकि अगर यहाँ पर कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने अभी तक तहरीर ले ली है और मुकदमा दर्ज कर लिया। धारा बढ़ाने की बात की जा रही है उसकी जो तहरीर के आधार पर। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से जो व्यवहार किया गया वो गलत था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रेम प्रसंग के चलते यहाँ पर ये व्यवहार किया गया है और तालिबानी सजा दिए जाने की बात सामने आई है। प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है कि ये व्यवहार किया गया है। और अगली खबर आपको गोंडा से बताते हैं। गोंडा से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। गोंडा से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर और अब सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर नामांकन के बाद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के बाद बाहर आते हुए देखिए, यहाँ पर बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और उसके साथ ही 12 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में आज मौजूद नजर आ रहे हैं। वाराणसी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा आज लगा हुआ है। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ नामांकन के बाद लोगों से मुलाकात, दूसरी ओर नामांकन के दौरान की तस्वीर। उनके साथ में उनके 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज वाराणसी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ओर से नामांकन दाखिल किया गया है और अब यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लोगों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं। देखिए, हाथ हिलाकर उन्होंने काशी की जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। कल काशी में विशाल रोड शो के दौरान भी उन्हें काशी की जनता का जो प्यार मिला वो वाकई अतुलनीय था। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जहां नामांकन के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तस्वीर कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर की है। जब नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे उस दौरान 4 प्रस्तावक उनके साथ में मौजूद रहे। और आज इस नामांकन को खास बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज भी काशी में पहुंचे हुए थे। तो अहम खबर, जहां काशी में नमोत्सव को लेकर आज विशेष तैयारियां की गई थी। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर काशी में नमोत्सव और दिग्गजों का अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन आज पूरा हुआ। तीसरी बार प्रधानमंत्री ने वाराणसी से पर्चा दाखिल किया है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर पर्चा दाखिल किया गया है। और जिस तरह समाधान जी ने कहा कि ये आत्मविश्वास तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर काशी में नमोत्सव और तीसरी बार प्रधानमंत्री के नामांकन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
और आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गोंडा से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। तो भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा है। तो भीषण सड़क हादसे में मौत की बात सामने आई है। मौके पर तीनों युवकों की तड़प कर मौत की बात सामने आई है। ये दुखद हादसा, जहां मौके पर तीनों युवकों की मौत की बात सामने आई है। अहम खबर, 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दो सगे भाइयों सहित 3 लोगों की मौत की बात, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा है और 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर तीनों युवकों की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। और अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, जहां पर जिला अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ। जिला अस्पताल का हाल बेहाल इस वीडियो में नजर आ रहा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, इमरजेंसी में मोबाइल की टॉर्च में लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो आप समझिए इमरजेंसी के क्या हालात हैं। मामले का वीडियो पूरे मामले में वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किए जाने की बात सामने आती है, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोल रही हैं जो बेहतरी के किए जाते हैं। इमरजेंसी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ खुद में बयान कर रही हैं। तीमारदार खुद टॉर्च जलाकर इलाज करवा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, इमरजेंसी की ये हालात हैं, तो आम वार्ड में भला क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बुलंदशहर से खबर, जिला अस्पताल का हाल बेहाल नजर आ रहा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, इमरजेंसी में मोबाइल के टॉर्च से इलाज किया जा रहा है। तो इमरजेंसी में मोबाइल के टॉर्च से इलाज किए जाने की बात और मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इमरजेंसी में 24 घंटे एक तरफ जहां बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जो सच है वो इन तस्वीरों में खुद दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर में जिला अस्पताल का हाल बेहाल नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखिए, मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी जलाकर किया जा रहा है। खुद तीमारदार यहां पर टॉर्च जलाकर इलाज करवा रहे हैं अपने मरीज का। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अनिल मीणा इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, बुलंदशहर में जिला अस्पताल का हाल बेहाल नजर आ रहा है। इमरजेंसी में लोग टॉर्च जलाकर इलाज करवा रहे हैं। आप सोचिए, जो आम वार्ड हैं, जो जनरल वार्ड है, उनकी स्थिति क्या होगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल इमरजेंसी का मामला है, जहां देखिए जो तीमारदार जो इमरजेंसी में लोग मरीज जा रहे हैं, जो तीमारदार है खुद ही टॉर्च दिखाकर और उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मनाक बात है कि जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लाख सुविधा की बेहतर कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बद से बदतर बनी हुई है। लगातार जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल के जो अधिकारी उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का जो इस बात से कहने से कहीं ना कहीं आनाकानी करते हुए साफ साफ नजर आ रहा है। जब अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने अधिकारियों ने सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जांच की जाएगी, लेकिन जांच में बताया जा रहा है कि जहाँ जो बड़े बड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 24 घंटे जिला अस्पताल में बिजली के दावा करते हैं, तो उनकी पोल साफ खोलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। जिस तरह से अगर आखिरकार टॉर्च में किस तरह से इलाज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मरीजों के साथ धोखाधड़ी की जिला अस्पताल में जिस तरह से की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से बड़ा मानवीय जो स्वास्थ्य विभाग का चेहरा सामने आ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की जो बड़े बड़े दावे किए जाए, तो वो पोल खोलते हुए अब ये वीडियो सरेआम वायरल हो रही है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो बुलंदशहर में अगर जनरल वार्डों की बात की जाए, तो उनमें भी हालत इसी तरह की बनी हुई है। नहीं तो किसी जो मरीज है उन पर नहीं तो पंखे की व्यवस्था की गई है, ना ही किसी तरह की उनके लिए व्यवस्था की गई है, ना पानी की। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ना ही वहाँ पानी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बुलंदशहर में जिला अस्पताल का हाल बेहाल हो गया है।
और इमरजेंसी में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर जालौन से आपको हम बताते हैं। जालौन से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बेतवा नदी में 5 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। जालौन से खबर, बेतवा नदी में 5 युवकों के डूबने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को नदी से बाहर निकाल लिया है। 5 लोगों के डूबने की बात सामने आई है। 2 युवकों की अभी भी तलाश जारी है। तो 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। उरई नगर से पिकनिक मनाने गए थे और डूबने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेतवा नदी में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 5 लोगों के डूबने के बाद जिनमें से 3 के शव को बाहर निकाला गया है। 2 लोग अभी भी लापता है। नदी किनारे स्कूटी, बाइक और सभी के कपड़े भी मिले थे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोटरा के बेतवा नदी के सालाघाट का ये पूरा मामला, जहां बेतवा नदी में 5 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। तो बेतवा नदी में 5 युवकों के डूबने का मामला, एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को नदी से बाहर निकाला है। 2 युवकों की अभी भी तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उरई नगर से पिकनिक मनाने आए थे बेतवा नदी। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उरई से बेतवा नदी गए थे, सालाघाट पर गए थे सभी युवक। नदी किनारे स्कूटी, बाइक और सभी के कपड़े भी मिले थे। और अगली खबर रायबरेली से आपको बताते हैं। रायबरेली से एक बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी की ओर से कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए गए। दिनेश सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। तो दिनेश सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, कांग्रेस व राहुल गांधी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आचार संहिता उल्लंघन की बात, कांग्रेस के गारंटी कार्ड में लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से मैंने लिखित शिकायत भी की है, दिनेश प्रताप सिंह का कहना है। तो दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनकी ओर से आचार संहिता के उल्लंघन की बात कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर कही गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत भी कर दी है। गांधी परिवार को लेकर यह अहम बातें, राहुल की जनता के साथ, रायबरेली की जनता के साथ राहुल धोखा कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह की ओर से यह भी कहा गया है। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस व राहुल गांधी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और कांग्रेस की गारंटी कार्ड में लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं राहुल गांधी। ये सारी बड़ी बातें दिनेश प्रताप सिंह की ओर से कही गई हैं। रायबरेली की जनता के साथ राहुल धोखा कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह की ओर से ये बड़े आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ओर से लिखित शिकायत भी इलेक्शन कमीशन से कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग से मैंने लिखित शिकायत की है, ये भी कहा है दिनेश प्रताप सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से प्रत्याशी हैं और यहां पर अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप और दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस व राहुल गांधी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अहम बातें उनकी ओर से यहां पर कही गई हैं। कांग्रेस की गारंटी कार्ड में लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और चुनाव आयोग से मैंने लिखित शिकायत भी कर दी है, ऐसा कहना है दिनेश प्रताप सिंह का।
तो कांग्रेस की गारंटी कार्ड में हस्ताक्षर करवाने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चुनाव आयोग से मैंने लिखित शिकायत की है। राहुल गांधी पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ। दिनेश प्रताप की ओर से ये अहम बातें भी कही गई। गांधी परिवार रायबरेली वासियों को दे रहा धोखा। दिनेश प्रताप सिंह ने बड़े आरोप भी लगाए हैं। रायबरेली की जनता के साथ राहुल धोखा कर रहे हैं। रायबरेली से खबर, बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। और अगली खबर श्रावस्ती से आपको हम बताते हैं। इसी बीच श्रावस्ती से अहम जानकारी, जहां कांग्रेस जिला महासचिव पर कार्रवाई की बात सामने आई है। श्रावस्ती से खबर, कांग्रेस जिला महासचिव अमन पांडे पर कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते निष्कासित किए जाने की बात। तो अहम खबर, जहां पर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने की बात। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और श्रावस्ती से हमारे साथ में हमारे संवाददाता केपी सिंह जुड़ चुके हैं। केपी, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है, बताया जा रहा है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार जो अमन पांडे हैं पार्टी के जिला महासचिव रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रहे थे। बावजूद इसके इनकी जो गतिविधियां सोशल मीडिया पर गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ रही हैं। लगातार इनके द्वारा जो है कई दिनों से गठबंधन के प्रत्याशी जो है सपा के रामस्वरूप वर्मा, उनके खिलाफ लगातार पोस्ट किए जाते रहे हैं, जिसको लगातार कांग्रेस के जो लीडर है वो नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन बीती शाम को जो है इनके ऊपर कार्रवाई जिला अध्यक्ष के द्वारा की गई है और इनको जो है 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर ये बड़ा एक्शन है। शुक्रिया आपका केपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस जिला इकाई को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है और बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर पान मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर, गोमती पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोमती पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लगी। नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में आग लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, और हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। पवन, गोमती पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लगी, क्या स्थिति है? क्या लोगों की मौजूदगी इस फैक्ट्री के भीतर थी? जी आपको बता दें कि गोमती पान मसाला फैक्ट्री में आज करीब 11 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण फिलहाल अभी पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही आग लगी, क्योंकि पान मसाला की फैक्ट्री उसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में जो है पॉलीथीन रहती है, जिससे भीषण आग वहां पर देखते देखते पकड़ ली। उसके अगल बगल भी कई फैक्ट्रियां आगे खतरे को देखते हुए जो है वहां पर 2 गाड़ियां तुरंत पानी दमकल की पहुंची। उसके बाद और गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल आग बुझाने का कार्य लगातार जो है चल रहा है और शीघ्र ही आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि जब वहां पर 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और चारों तरफ से जो है आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर मौके पर तुरंत अगर फायर ब्रिगेड वहां पर ना पहुंची तो बड़ी दुर्घटना की आशंका थी, क्योंकि अगल बगल वहां पर अखबार की फैक्ट्रियां भी हैं
जिसमें जो है आग लगने का खतरा बना हुआ था जी। बिल्कुल, यानी आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई। शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो गोमती पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि मौके पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पाया जा रहा है। नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं। तो सरोजनी नगर के नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया की ये पूरी घटना है। और अगली खबर महाराजगंज से आपको हम बताते हैं। इस बीच महाराजगंज से आम खबर, जहां पर वीरेंद्र चौधरी ने नामांकन किया है। महाराजगंज से खबर आपको बता रहे हैं, वीरेंद्र चौधरी ने नामांकन किया। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, नामांकन किया गया है और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए पहुंचे। बड़ी जानकारी, वीरेंद्र चौधरी ने 4 सेट में पत्र दाखिल किया है। तो वीरेंद्र चौधरी की ओर से 4 सेट में पत्र दाखिल किया गया है। महाराजगंज से खबर, वीरेंद्र चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी और नामांकन दाखिल कर दिया गया है। समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी ने 4 सेट में पर्चा दाखिल कर दिया है। तो वीरेंद्र चौधरी ने 4 सेट में पर्चा दाखिल किया। महाराजगंज से खबर, वीरेंद्र चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी। समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए पहुंचे। वीरेंद्र चौधरी ने 4 सेट में पत्र दाखिल किया है। और अब सीधा आपको रायबरेली लेकर चलते हैं और इस बीच प्रियंका गांधी यहाँ पर क्या कुछ कह रही सुनाते हैं। बड़े बड़े आंदोलन जो देश में हुए 100 साल पहले तक के किसानों ने जो आंदोलन किए वो भी यहीं से शुरू हुए। किसान यहीं शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए। तो आप सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र जब स्थापित हुआ देश में, जब देश आजाद हुआ, तो उसका मतलब क्या था बहनों? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में जैसे अगर आपके पास वोट का अधिकार है, आप गांव की महिलाएं हैं, आपके पास उतना ही अधिकार होगा जितना प्रधानमंत्री जी के पास होगा। आपके पास भी वोट है, उनके पास भी वोट है। लोकतंत्र ने आपको ये शक्ति दी है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। लोकतंत्र के लिए आपको भी एक वोट, इनको भी एक वोट, हमको भी एक वोट दिया गया है और इस वोट से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने अधिकारों को मजबूत कर सकते हैं। आप एक नई सरकार चुन सकते हैं कि भाई आपके लिए काम क्या करेगी, वो समझ के अपनी जागरूकता से। तो यहाँ की परंपरा जागरूकता की रही है, लोकतंत्र को मजबूत रखने की रही है। अब पिछले 5-10 सालों में यहाँ एक नई राजनीति आई। उसमें सेवा का नाम नहीं था, श्रद्धा का नाम नहीं था। आपकी जो सांसद हैं वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई। क्या था मकसद उनका? कौन बताएगा? राहुल जी को हराना। उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी। यही मकसद था। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम झूठ फैलाए। हमने आपके लिए वो समूह की परियोजना शुरू की थी, महिलाओं के लिए, बहुत महिलाएं उसमें थी। उन्होंने कहा हम उसके जरिए आपसे जमीन लूट रहे हैं। सारा पूरे देश में फैला लिया कि हम जमीन लूटने के लिए ये परियोजना बनाई। तो अब जितनी भी महिलाओं को लाभ हो रहा था उन परियोजना के होने से, बंद हो गया। परियोजना ही आस्ते बंद करनी पड़ी। तमाम केस डाल दिए उन पे। उनका आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।